हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। फाइनली अब मैं इस सेशन को रिकॉर्डिंग डालने वाली हूँ क्योंकि लगातार 2 बार से ले रही हूँ, बट नेट की वजह से ये सेशन बीच में ही बंद हो जा रहा है। तो आज हम इस हायर एजुकेशन के आफ्टर इंडिपेंडेंस का जो भी हमारा बचा हुआ रेस्ट है उस टॉपिक को फिनिश करेंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस के जितने भी टॉपिक हमारे कोठारी से लेकर के हमारी जो भी जस्टिस वर्मा कमेटी तक लेके जो भी चीज़ें हैं वो सारा एन ई पी 1986 से लेके सब कुछ फिनिश करेंगे यहाँ पर आज हम। एंड जिन लोगों ने मुझे अभी तक अन अकेडमी पे फॉलो नहीं किया है गाइज, वो मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कर लो क्योंकि अन अकेडमी पे हमारी क्लासेस चलती है। कभी टॉपिक की क्लास चलती है, कभी एमसीक्यू बेस्ड क्लास चलती है, तो यू कैन फॉलो मी देयर ऑल्सो। एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंटली, जिन लोगों ने भी मेरे ऐप पे लाइक नहीं किया है, कोर्सेज को रेट नहीं किया है या प्ले स्टोर पे रेट नहीं किया है, डू रेट देयर ऑल्सो। और आप चाहो तो मुझे अन अकेडमी पे भी मेरी कोर्सेज को रेट करने के लिए हैड डेडिकेट कर सकते हो, तो यू कैन डेडिकेट हैड देयर ऑल्सो। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारी कोठारी कमीशन में बात करते हैं। कोठारी कमीशन क्या है? जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट हुई थी ओवरऑल द इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेक्टर को। 1964 में ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी। कब? 14 जुलाई 1964 को डीएस कोठारी के अंदर। और इन्होंने अपनी पूरी इसलिए चूंकि ये ओवरऑल हर एक एजुकेशन सेक्टर को टच करे थे, इसलिए इसका नाम नेशनल एजुकेशन कमीशन भी रख दिया गया था। चूंकि इंडिपेंडेंस के बाद कई सारे कमीशन फॉर्म हुए इंडियन एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, पर कोठारी कमीशन ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपनी ऑब्जेक्टिव्स और रिकमेंडेशन दिए और सबमिट किया अपना रिपोर्ट 29 जून 1966 को। 29 जून 1966 को। नेक्स्टली इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या थे इनकी बिहाइंड? तो पहला, प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। एजुकेशन इन इंडिया में जो भी पॉलिसीज थी, गाइडलाइंस थी, उनकी डेवलपमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पर बात करी। फाइंड एंड इवॉल्व अ जनरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। जो भी जनरल पैटर्न थी एजुकेशन इन इंडिया में, उसके लिए पैटर्न के लिए बात करी। एग्जामिन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन एजुकेशन सेक्टर। हर एक एस्पेक्ट इंडियन एजुकेशन सेक्टर का जो भी एस्पेक्ट था एग्जाम, उसको एग्जामिन करने के लिए। चूंकि कोठारी ने पूरा इंटायर एजुकेशन सेक्टर को कवर किया, पर दो इनके दायरे से बाहर रह गया था। वो दो कौन सा था? लीगल और मेडिकल एजुकेशन। इन्होंने सब पूरी जनरल पैटर्न जो था, जो भी अभी आगे बात करेंगे 10+2 उस पे, उसके लिए इन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा। पूरी इंडियन सेक्टर को एग्जामिन करा। कोठारी कमीशन ने पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए लाई। सब कुछ किया, एवरीथिंग, पूरा इंटायर एजुकेशन को रिव्यू किया, एक्सेप्ट दो जो इनकी दायरे से बाहर रह गए थे। वो था लॉ, लीगल एजुकेशन, कानूनी शिक्षा, और मेडिकल एजुकेशन। नेक्स्ट चलते हैं, नीड क्या थी कोठारी कमीशन की? तो नीड थी, सबसे पहला ऑब्जर्व किया था कि कई डिफेक्ट्स दिख रहे थे एजुकेशन एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम में। और चूंकि इनका कहना था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस बहुत कम है, इनएडिक्वेट इंपॉर्टेंस है। वो कैरेक्टर फॉर्मेशन और कल्टीवेशन ऑफ मोरल स्पिरिचुअल वैल्यू, इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रही है। कनेक्टेड नहीं है आइडिया ऑफ नेशनल रिकन, कैसे हम नेशन को रिकंस्ट्रक्ट करें, और बहुत ज़्यादा इसमें एकेडमिक पोर्शन था। तो ये चार चीज़ का सबसे बड़ा नीड था। इन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर, इसका बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं है, ना ही कैरेक्टर फॉर्मेशन का है, ना ही मोरल डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल वैल्यूज के कल्टिवेशंस का है। और फिर इन्होंने ये भी देखा कि जो भी हम कनेक्ट है या जो भी आइडियाज है वो नेशनल को रिकंस्ट्रक्ट करने के आइडिया से आउट ऑफ द कनेक्शन है, नेशन के रिकंस्ट्रक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, अलग अपना लाइन चल रही है। और आखिरी इन्होंने बोला कि इसमें पोर्शन जो एकेडमिक है वो बहुत ज्यादा पोर्शन है। और इसलिए ओवरऑल कोठारी ने टोटल 23 रिकमेंडेशंस किए अपनी पूरी वो जो रिपोर्ट सबमिट की थी उसमें, जिसमें उन्होंने पहला तो रिकमेंडेशन में डिफेक्ट क्या थी वो बताया, एजुकेशन का एम क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या है, टेक्स्ट बुक कौन सी चाहिए, करिकुलम क्या है, एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है जहाँ पे हम 10+2+3 का पढ़ते हैं, फिजिकल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, वोमेन के लिए बात करी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की, सुपरविजन, फ्री लैंग्वेज फार्मूला, डिस्टेंस एजुकेशन, selective admission, vocational education of morals and religion, university autonomy, teacher education, adult education, university administrative problem, work experience, higher education, evaluation। यथा ये सारा चीज पे जो है इन्होंने इस टोटल 23 लिस्ट को आप देख लो, ये टोटल 23 लिस्ट है जिसपे कोठारी कमीशन ने यहाँ पर क्या करा? वर्क करा। टोटल 23 लिस्ट में, जिसमें ये भी इंक्लूडेड है, आपका ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड, जो इम्पोर्टेंट है आता है वो मैं इंक्लूड कर रही हूँ। ये भी इंक्लूडेड है आपका, है ना। स्ट्रक्चर जो 10+2+3 हर बार पूछता है, ये भी इंक्लूडेड है यहाँ पर आपका। टीचर एजुकेशन भी है हमारा, वोकेशनल एजुकेशन भी इंक्लूडेड है। ये सारी यहाँ पे बात करेंगे।
अगर हम ओवरऑल जो भी इन्होंने बात की उसमें से कुछ निकाल करके और ब्रीफ डिटेल की बात करते तो इन्होंने सबसे पहले फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बोला 6 से 14 साल के लिए। लैंग्वेज के लिए बोला कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अडॉप्ट करो। लैंग्वेज प्रमोट लैंग्वेज सॉदर्न स्टेट्स इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, है ना। इट इंटेंडेड टू प्रमोट हिंदी इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, है ना। हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जो भी है उस नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में वहाँ पे वो। कोटारी कमीशन ने रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए कहा। संस्कृत एज वेल एज इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जिसमें कि इंग्लिश ये सब भी इन्होंने प्रिफरेबली प्रमोट करने को कहा। इन्होंने रिकमेंड किया कि फेवरेबल और एडिक्वेट सर्विस कंडीशन फॉर टीचर्स, ये आता है एग्जाम में आपका कि फेवरेबल और एडिक्वेट सर्विस कंडीशन ऑफ टीचर्स के लिए भी बात करी। उन्होंने कहा कि अगर हम वो नहीं रखेंगे तो हम प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को भी सुधार नहीं सकते। सोशल जस्टिस प्रमोट करने के लिए कहा कि गर्ल्स फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन, बैकवर्ड क्लासेस, ट्राइबल पीपल, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रेन पूछता है, ये बात की इन्होंने, है ना। साइंस एंड मैथ्स इंटीग्रल पार्ट ऑफ ग्रोथ किसी भी नेशन का। कोठारी कमीशन ने बोला मैथ और साइंस के एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट बनाओ क्योंकि किसी भी नेशन की ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एजुकेशन एट यूनिवर्सिटी लेवल पे भी स्पेशल अटेंशन दिया। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिसर्च, एडिक्वेट लैबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, फंड्स, ये सारी बात इन्होंने करी। यानी अगर हम ओवरऑल यहाँ पे रिकॉल करें तो रिकॉल में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए बोला, लैंग्वेज 3 लैंग्वेज फार्मूला के लिए बोला, कोटारी कमीशन ने रीजनल लैंग्वेज को भी प्रमोट करने को बोला, टीचर्स के कंडीशंस को बेस्ट बोला, सोशल जस्टिस प्रमोट करो सबके एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, बैकवर्ड, ओबीसी, फिर ट्राइबल, फिजिकली मेंटली, इन सब के लिए। और साइंस और मैथ को इंटीग्रल बोला कि अगर नेशन का ग्रोथ है तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कोटारी कमीशन के रिकमेंडेशन से रिजल्ट्स क्या आई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमने देखा कि उन्होंने एजुकेशन स्ट्रक्चर पे भी फोकस किया तो रिजल्ट ये आई कि एजुकेशन सिस्टम एट द नेशनल लेवल जो है वो अलाइन हो गई 10+2+3 की पैटर्न में, जो कि कोठारी कमीशन ने रिकमेंड करा था। वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन वाज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई, जो कि ये बिल पास हुआ कब, पार्लियामेंट का अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी में एनपी पास हुआ, जो कि कोठारी के रिकमेंडेशन में था। रिटायरमेंट रिपोर्ट एनपी 1986 जो कि फॉर्मुलेटेड हुआ राजीव गांधी में, वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे कोठारी कमीशन से और इसीलिए इस 10+2+3 को फाइनली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सब फॉलो करने लगे। एज पर रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन, एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया को स्ट्रेटिफाई कर दिया गया नेशनल, स्टेट और सेंट्रल में, यानी लेयर स्ट्रेटा बना दिया गया कोठारी के रिकमेंडेशन के अनुसार कि अलग अलग स्ट्रेटा जो कि अलग अलग लेवल को डील करेगी, है ना। कमीशन का जो टाइटल था वो था हमारा क्या, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ये बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव थिंकिंग रिपोर्ट माना गया। इन्होंने 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम, 4 ईयर ऑनर्स प्रोग्राम या 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स एंड 4 ईयर ऑनर्स डिग्री प्रोग्राम को अवेलेबल करने के लिए बोला, इन्होंने प्रपोज किया, है ना, कि 3 साल डिग्री प्रोग्राम या 4 साल हमारा ऑनर्स प्रोग्राम हो या 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स या 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम को अवेलेबल है। इन्होंने सजेस्ट किया है कि इंडियन एजुकेशन सर्विस जो स्टैब्लिश होनी चाहिए ताकि इंडिया का हायर एजुकेशन का जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सके। कैसे, तो विद द क्वालिटी टीचिंग फैकल्टी, जो ऊपर हमने बात करी कि टीचिंग को अच्छा पे एंड ऑल, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन ये भी बात करी हमने ऊपर। इन्होंने 6% ऑफ नेशनल इनकम जो है एजुकेशन पे स्पेंड करने की बात की, जिसका 6% पूरा इन्वेस्ट हुआ नहीं, पर इन्होंने बात करी कि 6% जो है नेशनल इनकम जो स्पेंड होना चाहिए। इन्होंने ये भी बोला कि अगर डेस्टिनी ऑफ अ नेशन क्लासरूम में ही सेव होता है और क्लासरूम सेव करता है नेशन की डेस्टिनी, नेशन की डेस्टिनी को क्लासरूम जो है वो सेव करता है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका बार बार आता है। तो ये सारा कोटारी कमीशन में हमने बात करी थी, है ना। उसके अलावा इन्होंने और क्या रिकमेंडेशन दिया, तो वन ऑफ द मेन कमीशन ने रिकमेंड किया कि स्टैंडर्डाइज करना है एजुकेशन सिस्टम को अक्रॉस द कंट्री 10+2+3 पैटर्न में, है ना। इन्होंने अपर प्राइमरी, हायर प्राइमरी, हाई स्कूल, इन सबको एजुकेशन में कैटेगरी की बात करी। बोला अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन रिफर टू 11 एंड 12 स्टैंडर्ड्स अंडर द टाइटल प्री यूनिवर्सिटी और हायर सेकेंडरी। 3 साल का स्टैंडर्डाइज करा ईयर कोर्स ग्रेजुएट स्टडीज, ये सारा इन्होंने इसमें बात करी है। किंडर गार्डन का, है ना, वेरियस नेम से प्री प्राइमरी को बोला, जिसका अलग अलग नेम था, उन्होंने उसको प्री प्राइमरी बदल दिया, किंडर गार्डन, मॉन्टेसरी, प्री बेसिक, रीनेम प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी एजुकेशन, या फिर रीनेम प्राइमरी को लोअर प्राइमरी भी एक्सटेंडेड टू द 4th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड तक उन्होंने ये सारी बात करी।
फिर 2005 में नेशनल नॉलेज कमीशन जो कि सैम पिट्रोडा के द्वारा लेड की गई थी, वो इनकी कमीशन की गाइडलाइंस को रीविजिट किया। इन्होंने कोठारी कमीशन की जो गाइडलाइंस थी उसको रीविजिट किया। अभी इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारा हमारा कोठारी कमीशन का था। नेक्स्ट आता है कि ये पूछता है आपका कि 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर अटेम्प्ट किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अल्टर करने के लिए बात उसको अटेम्प्ट किया था, उनको बदलने की बात करी गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ बहुत सारे रिकमेंडेशन आए थे। पर हमारे एग्जाम में जो आता है उसकी बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है। जैसे प्रियम्बल में क्या क्या इन्होंने बोला, इन्होंने प्रियम्बल में फॉर द वर्ड सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक द वर्ड सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वाज सब्स्टिट्यूटेड। यानी पहले जो वर्ड था सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इसको बदल के सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को सब्स्टिट्यूट किया गया। यूनिटी ऑफ द नेशन द वर्ड फॉर द वर्ड यूनिटी ऑफ द नेशन द वर्ड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को सब्स्टिट्यूट किया गया। फिर 5 सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। जो पूछता है बार बार, तो एजुकेशन फॉरेस्ट कंकरेंट मतलब जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट और सेंट्रल अब दोनों की होगी। वेट्स एंड मेजर वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये सारा इन्होंने 7th शेड्यूल में ये किया। प्रियम्बल में ये बदलाव लाया कि सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोसाइटी को बदल के सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सब्स्टिट्यूट किया गया। यूनिटी ऑफ नेशंस के जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन की बात करी, ये सारा बात करा। फिर उन्होंने आर्टिकल 51 ए को भी इसमें प्रोविजन में चेंजेस लाई, जिसमें उन्होंने बोला 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड की गई सिटीजन के लिए, है ना। आर्टिकल 51 ए 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, जो कि गवर्नमेंट में 1976 के बराबर थी। फिर इन्होंने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ऐड करा। पहला 39 आर्टिकल जो हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए, आर्टिकल 39 ए जहाँ पे इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। फिर आर्टिकल 43 ए जहाँ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, और 48 है जहाँ इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और भी बहुत सारे थे बट मैंने यहाँ कुछ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लिखे हैं जो कभी आपका उसमें पूछ देता है पीपल एंड इन्वायरमेंट में या हायर एजुकेशन में, तो उसकी बेसिस पे यहाँ पे मैंने ऐड ऑन करा है। तो ये सारा आर्टिकल यहाँ पे ऐड ऑन किया जाता। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज 51 ए के तहत, डीपीएसपी। इसलिए पूछ ये कई बार आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि आर्टिकल 51 ए कौन सी अमेंडमेंट में था, तो 42nd अमेंडमेंट में आई थी। ठीक है, आर्टिकल 51 है जिसको हम लोग पेरेंट्स और सिटीजन से, तो याद रखना स्पेसिफिकली वो सिर्फ पेरेंट्स और सिटीजन के लिए नहीं है, उसके अंदर और भी कई सारे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। कह रहा है however in 1976 through entry 25 42nd list of the constitutional amendment in the current list for all the along with the states of all level, मतलब एजुकेशन के लिए अभी ऊपर हमने देखा भी कि एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया 1976 में एंट्री 25 के तहत। तो ये पूछता है। नेक्स्ट आता है नेशनल नॉलेज कमीशन। ये एक हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए विद द ऑब्जेक्टिव, क्या ऑब्जेक्टिव था, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू अ नॉलेज सोसाइटी। आता है पूछता है, इसका इंटरफॉर्म था ट्रांसफॉर्म करना नॉलेज लैंडस्केप ऑफ द कंट्री। नेशनल नॉलेज कमीशन 300 रिकमेंडेशन 27 एरिया पे उन्होंने अपने 3.5 साल के टर्म में उन्होंने 300 रिकमेंडेशन और 27 फोकस एरिया पे सबमिट किया था रिपोर्ट। द इम्प्लीमेंटेशन नेशनल नॉलेज कमीशन करंटली अंडर वे एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, अभी भी वो हमारी सेंट्रल स्टेट लेवल पे वर्क कर रही है। उन्होंने कहा एज पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 13 जून 2005 को ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस नेशनल नॉलेज कमीशन ने दिए थे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी ये शर्तें उन्होंने बात की थी कि ये चीजें करनी है, और ये आपके एग्जाम में पेपर 2 में भी आया था। एक्सेलेंस बिल्ड करना ताकि हम नॉलेज फेस कर सके चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। क्रिएशन ऑफ नॉलेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरीज। मैनेजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस को इंप्रूव करना जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री और कैपेबिलिटीज इन मेकिंग गवर्नमेंट, ये सारा इन्होंने बात करी थी नेशनल नॉलेज कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। एग्रीकल्चर रिलेटेड जो कि याद करो, एग्रीकल्चर कोठारी ने बोला कि एग्रीकल्चर की कमी है एग्रीकल्चर सिस्टम में, तो उसको भी यहाँ पे लाए। मैनेजमेंट इंडस्ट्री में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाई। नॉलेज पे फोकस करा गवर्नमेंट को मेक करने के लिए ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो सके, मैक्सिमाइज कर सके पब्लिक की बेनिफिट को, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नॉलेज क्रिएट कर सके और जो भी चैलेंजेस है 21st सेंचुरी को उन सबको मीट कर सके, नॉलेज के रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उन सब। इसलिए इनका ऑब्जेक्टिव था कि इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ अ वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। आता है हर बार
कि वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, तो ये इन्होंने बात की। इन्होंने स्ट्रेंथन करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम को, रिसर्च इनोवेशन नॉलेज एप्लीकेशन को फैसिलिटेट करना चाहते थे। कहाँ कहाँ? हेल्थ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, अभी हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस में बात करा, एग्रीकल्चर में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी और मैनेजमेंट इंडस्ट्री में भी। मैकेनिज्म एक्सचेंज एंड इंटरेक्शन बिटवीन नॉलेज सिस्टम एंड ग्लोबल एरिया, कनेक्टिविटी इंप्रूव करना चाहते थे। तो ये सारा नेशनल नॉलेज कमीशन का रिकमेंडेशन था, जिसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेलेंस को बिल्ड करना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नॉलेज क्रिएट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंस्टीट्यूशंस में इंगेज करना, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री और गवर्नमेंट को मेक करना। अब इससे इस बार आया पेपर वन में आपको आया था हायर एजुकेशन का, कि मासिवली 1500 यूनिवर्सिटी नेशन वाइड में इनेबल करती है इंडिया को, ताकि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15% बाई 2015 यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा मैं बड़े पैमाने पर 1500 विश्वविद्यालयों को क्या करना है, विस्तार करना है, कि 2015 तक कम से कम 15% तक, यानी 15% तक जो है वो इनरोलमेंट को इंक्लूड कर पाए 2015 तक। स्टैब्लिश एंड इराही इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, जिसका काम क्या होगा, स्पेंड करेगा पब्लिक स्पेंडिंग। 50 नेशनल यूनिवर्सिटी स्पेंड करना, याद रखना 1500 यूनिवर्सिटी नेशन वाइड में, जिसमें से 50 नेशनल यूनिवर्सिटी होंगे। एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज को रिफॉर्म करना है, उनके रिविजन, उनके क्रेडिट सिस्टम्स, इनको जितने भी अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं उनको रिस्ट्रक्चर करना है, सैलरी को अपग्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सारा इंश्योर करना है, एसेस फॉर ऑल डिजर्विंग स्टूडेंट्स, और अफर्मेटिव एक्शंस, यानी जितने भी पॉजिटिव एक्शंस हैं वो सारे यहाँ पे करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना, हायर एजुकेशन 1500 यूनिवर्सिटी नेशन वाइड में इनेबल करेगा इंडिया को ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ एटलीस्ट 15% बाई 2050। इराही की बात हम यहाँ पे करते हैं, 50 नेशनल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश होगा, एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज रिफॉर्म किए जाएंगे, रिविजन, कोर्स क्रेडिट सिस्टम्स, ये सारा। अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस की हम बात करेंगे, तो ये सारा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एनपी 1968 और 1986, तो इसको पूरा डिटेल में कराया है, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां से देखना, अभी हाल में ही किया है हमने। फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा पॉलिसी की इनकी फीचर्स देख लेते हैं, तो इन्होंने 10+2+3, तो हमने पीछे कोठारी में भी पढ़ा। ईसीसी की भी बात करी इन्होंने, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि 2005 में आया था, उसके भी कंपोनेंट्स को कंटेन कॉमन कोर। इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी के लिए, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग हर स्टेज ऑफ एजुकेशन पर डिसाइड किया, एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, ये सब इनके मेन फीचर्स के अंदर हमारे आते हैं। वुमेन इलिटरेसी के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, हैंडीकैप के लिए पूछता है ये सारा, यूनिवर्सल रिटेंशंस, है ना, पेस सेटिंग स्कूल्स, टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, इन सब पे इन्होंने एनपी 1968 ने बात करी थी। नेक्स्ट एनसीएफ 2005 पे आते हैं, तो 2005 अभी इस बार आपके एग्जाम में पूछा पेपर 2 में कि कौन कौन सा जो फ्रेमवर्क पब्लिश हुआ है, तो 75, 88, 2000 एंड 2005 एनसीईआरटी के द्वारा, है ना। 22 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था, इन्फ्लुएंस तो स्लेवी इन 17 स्टेट्स। इन्होंने ग्रांट, एनसीईआरटी ने ग्रांट दिया था हर स्टेट को, ताकि वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को प्रमोट करे अपनी अपनी स्टेट के लैंग्वेजेस में, और सिलेबस प्रपोज करे, ताकि रिफॉर्म्स जो है, सुधार जो है वो किया जा सके। और इसलिए एनसीएफ ने 5 गाइडिंग प्रिंसिपल दी, जो कि हर बार पूछता है एग्जाम में, और वो क्या, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्कूल के बाहर नॉलेज कनेक्ट करना, इंश्योर करना कि लर्निंग जो है वो रोड मेथड से शिफ्ट हो, करिकुलम को इनरिच करना बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, एग्जामिनेशन को मोर फ्लेक्सिबल बनाना, और डेमोक्रेटिक वैल्यू को नर्चर करना। ये हर बार ये 5 पॉइंट आते हैं पूछ करके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द गाइडिंग प्रिंसिपल्स, है ना, इस तरीके से करके विच अमंग द फॉलोइंग आर द, कोई एक चुनना है, तो ये 5 याद रखना। स्कूल के बाहर की जिंदगी कनेक्ट करना है, रट्टू विद्या से लर्निंग को हटाना है, लर्निंग शिफ्ट करना है रट्टू विद्या से एक्शन एंड ऑल पे, टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड पढ़ाई करनी है, सिर्फ 4 दीवारी में नहीं हमें करना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए एग्जामिनेशन, और डेमोक्रेटिक वैल्यू कंट्री में सपोर्ट करने के लिए। नीड के लिए बोला इन्होंने कि जितने भी इल्स ऑफ प्रेजेंट स्किल एजुकेशन है उसको रिमूव करो, इनफ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्कूल प्रैक्टिस की बात करी, लर्निंग को आइसोलेटेड एक्टिविटी बोला इन्होंने, ये सब वजह थी जिसकी वजह से एनसीएफ आई। क्रिएटिव थिंकिंग को डिस्करेज करी है, नेग्लेक्ट करी है पूरी पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड को, तो इसकी वजह से एनसीएफ का नीड आया, जिसकी वजह से एनसीएफ ने आउटसाइड द स्कूल, है ना, लर्निंग आउटसाइड बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक,
नर्चर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ये सब आकर के बोला, क्योंकि ये सब कमियां थी। मेन फीचर ऑफ एनसीएफ में बात करेंगे तो परस्पेक्शन उनकी सबसे बड़ी दृश्य क्या थी, तो स्ट्रेंथन करना नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। और वो कैसे कर सकते हैं, तो कुछ चीजों पे फोकस करके, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वैल्यूज है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब जो वैल्यूज है उनको इंश्राइन करके, यानी उनका उनको और ग्रो करके, फ्लोरिश करके, करिकुलम लोड को घटा करके इंश्योर करना क्वालिटी एजुकेशन सभी के लिए, सिस्टम में चेंज लाना, और कॉमन स्कूल सिस्टम। और क्या हमारा कॉमन स्कूल सिस्टम, ये सारा उन्होंने एनसीएफ ने बात करी हमारी अपनी कोर करिकुलम फ्रेमवर्क में। इसके अलावा इन्होंने इंक्लूड किया हॉलिस्टिक अप्रोच, नॉलेज सेंटर, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्लूजन एंड इक्विटी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, आर्ट एंड कल्चर, पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछता है, लैंग्वेजेस, टीचर एम्पावरमेंट, ये सारा। तो इसके अलावा भी कई अलग अलग और की फीचर्स है जो कि एनसीएफ ने अपने करिकुलम फ्रेमवर्क में बात करी थी, करिकुलम फ्रेमवर्क में बात करी थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यशपाल कमेटी रिपोर्ट। यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो कि 2009 में आई थी एमएचआरडी के द्वारा, जिन्होंने सेटअप की थी कमिटी ऑन हायर एजुकेशन, जिसको कि हम यशपाल कमेटी बोलते हैं। चेयरमैन ऑफ द कमिटी क्या थे, डॉक्टर यशपाल, एंड इट वाज कंस्टिट्यूटेड, किस लिए कंस्टिट्यूट हुआ था, रिफॉर्म्स को एग्जामिन करने के लिए हायर एजुकेशन इन इंडिया में। ग्लोबली रिनोन्ड फिजिसिस्ट थे, एकेडमिक थे, और हायर एजुकेशन रिफॉर्मर थे। ये 2009 में आई थी। इन्होंने रिकमेंड किया था डीम यूनिवर्सिटी, पूछता है डीम यूनिवर्सिटी स्टेटस को अबंडन कर देना है, और अगर कोई अच्छी डीम यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा वर्क कर रही है, तो उसको फुल फ्लेज में बदल दो, उसको स्क्रैप या फिर उसको स्क्रैप कर दो, खत्म कर दो, या फुल फ्लेज में बदल दो। ग्रेजुएशन रिपोर्ट एग्जामिनेशन टेस्ट नीड टू बी इवॉल्व करने के लिए उन्होंने बोला, कमिटी ने बोला कि जो बॉडी जैसे एनसीटी, एआईसीटी, यूजीसी, ये सब जो है इन सबको रिप्लेस कर दो, एक कमीशन बनाओ फॉर हायर एजुकेशन रिसर्च, जिसको सीएचईआर के नाम से, 7 मेंबर बॉडी के नाम से बोला गया, किस तरीके से बनाओ इनको, है ना। इस तरीके से इन्होंने इसको बनाने के लिए बोला, क्या कमेटी में एनसीटी, एआईसीटी, यूजीसी को हटा करके एक कॉमन हायर एजुकेशन रिसर्च की एक रिप्लेस करो मेंबर्स को, कमिटी बॉडी रिकमेंड करो, है ना। डीम यूनिवर्सिटी को हटा दो, और अगर अच्छी है तो उसको फुल फ्लेज में बदल दो। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सबसे ज्यादा इस बार आया था आपके एग्जाम में दूसरे शिफ्ट में, आईआईटी और आईएम को इनकरेज करना है कि जो वो सिर्फ एक एस्पेक्ट चल रहे थे, मतलब वो अपने आईटी टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट, तो उनको डाइवर्सिफाई करने के लिए बोला गया, अपने स्कोप को, अपने कोर्सेज को डाइवर्सिफाई करो, फुल फ्लेज में बदल दो। यूनिवर्सिटी को मस्ट टेक ऑल द एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और इसीलिए उन्होंने जुरिस्डिक्शन ऑफ अदर रेगुलेटर जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इन सबको हटाया टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अलोन, यानी अब एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी को बोला कि जो अकादमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर अकेला फॉलो करेगा। 1993 के समय भी एमएचआरडी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी स्टैब्लिश करी विद यशपाल एज चेयरमैन, समझ रहे हो, 1993 में पहले स्टैब्लिश करा था यशपाल को एज चेयरमैन में, किस चीज के लिए, ओवर बर्डनिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए। ध्यान रखना, ये वाली जो आई थी स्कूल चिल्ड्रन में ओवर बर्डन हो गया था इसलिए, और ये वाली के लिए देखो, ये वाली हमने पढ़ा कि उसलिए कंस्टिट्यूट किया गया था हायर एजुकेशन में रिफॉर्म लाने के लिए 2009 में। ठीक है, ध्यान रखना। तो इन्होंने रिकमेंड करा था 2009 में लर्निंग विदाउट बर्डन, इनका था यशपाल राव कमेटी रिपोर्ट। ये एडवाइस करते हैं रिनोवेशन रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन, का टाइटल था रिनोवेशन रिजुविनेशन हायर एजुकेशन, और इनका एडवाइस था रिड्यूस करना लोड ऑन स्कूल स्टूडेंट हर लेवल पे, और इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ लर्निंग, जिसमें लाइफ लॉन्ग सेल्फ लर्निंग, स्किल फॉर्मुलेशन, इन सबको वो ज्यादा प्रमोट कर रहे थे, इन सबको वो ज्यादा प्रमोट कर रहे थे। 93 में जब रिकमेंडेशन आई तो क्या क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग ऑफ करिकुलम, जो कि शुड बी डिसेंट्रलाइज, मतलब पहले क्या था किसी ने बना दिया और वो फॉलो करें, अब डिसेंट्रलाइज की बात करें, उन्होंने बोला कि डिसेंट्रलाइज करो, टीचर स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व करो, कंस्टिट्यूट करो एजुकेशन कमिटीज हर लेवल पे, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। CBSE should be restricted to KVS and Navodaya Vidyalaya only, and all other schools should be affiliated with the respective state boards. उन्होंने कहा कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है वो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जो है इनसे होंगी, और जो अदर स्कूल्स है वो स्टेट बोर्ड से एफिलिएटेड होंगी। इंटरव्यू टेस्ट एंड इंटरव्यू फॉर नर्सरी एडमिशन शुड बी डन अवे विथ। नॉर्म्स दिए गए प्राइवेट स्कूल को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ज्यादा, ताकि कॉमर्शियलाइजेशन को रोका जा सके।
No compulsion for school children to carry heavy books to school. Primary school children should not be given any homework, and even for the higher education class, it should be non-textual. Teacher pupil ratio should be reduced to at least 1:30. और इट ऑल्सो रिकमेंडेड मेनी स्टेप्स फॉर इम्प्रूविंग टीचर ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने कई स्टेप्स दिए। तो ये सारा इन्होंने 1993 के समय, स्कूल में बर्डन नहीं होना चाहिए, स्कूल में बच्चे को जरूरी नहीं है कि स्कूल टेक्स्ट होमवर्क मिले या बुक्स लेकर के जाएं, और अगर होमवर्क हम दे रहे हैं हायर एजुकेशन को तो वो भी टेक्सुअल नहीं होना चाहिए, ये सारा बात उन्होंने कहा। इंटरव्यू और नर्सरी टेस्ट है वो शुड बी डन अवे विथ होना चाहिए, है ना, ये सारा कुछ। इन्होंने सीबीएसई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया केवी और नवोदय के लिए, और बोला जितने भी अलग स्कूल है उनको अलग स्टेट बोर्ड्स, अपनी अपनी स्टेट बोर्ड से रिकमेंडेशन के लिए बोला। उसके बाद हम वहाँ बात करते हैं शर्मा कमेटी। चूंकि शर्मा कमेटी इसलिए क्योंकि एक बार एग्जाम में आ चुका है कि वो किसके अंदर और क्या इनका मेन फोकस है। तो शर्मा कमेटी हमारी प्रोफेसर MM शर्मा के अंदर, और इनका मेन फोकस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया इनका मेन फोकस था, और इसीलिए यहाँ पर ये जो है हमारे शर्मा कमेटी 2008 में आया। इन्होंने सजेस्ट किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IISER स्टैब्लिश करने के लिए, और रिकमेंड किया एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि अश्योर करे क्वालिटी एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड अफोर्डेबल भी होना चाहिए फॉर टेक्निकल एजुकेशन, एक्सेस और अफोर्डेबल भी होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन के लिए। तो ये सारी बात इन्होंने करी। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कोठारी कमीशन पढ़ा, है ना, जो कि 14 जुलाई में आई थी और 29 जून 1966 में रिपोर्ट सबमिट की। फिर कोठारी के बाद हमने NP 1968 1986 जो कि करा दिया, आप देखना। फिर हमने NCF की बात करी। फिर NCF के बाद हमने जो है यशपाल कमेटी, दोनों 1993 में जब आई थी तब भी, जब ओवरबर्डनिंग के लिए आई थी, और 2009 में जब वो हायर एजुकेशन के लिए आई थी। फिर इसके बाद यशपाल के बाद हमने नेशनल नॉलेज कमीशन, जो कि पहले तो 2005 में थी, इनके कमीशन गाइडलाइंस को रिविजिट करने के लिए, और इनका मेन था वाइब्रेंट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी प्रपोज करने के लिए। उसके बाद फिर हमारा हमने पढ़ा यहाँ पे नेशनल नॉलेज कमीशन, यशपाल हो गया, शर्मा कमेटी जो कि 2008 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आई थी। तो ये सारे हमारे अलग अलग पॉलिसीज हैं जिन पे हमारा हायर एजुकेशन जो तो आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस रिकमेंडेशन हुआ। अब हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस एक और जो मेजर है वो कौन सा है, NEP 2020। तो वो भी मैंने करा रखा है, वो भी मैं प्लेलिस्ट में आप लोगों को शेयर कर दूंगी, वहां से आप देख लेना। अब जो हम करेंगे, अब हम फंक्शंस जो होते हैं, UGC के फंक्शन क्या है, ICTE के फंक्शन क्या है, NCTE के फंक्शंस क्या है, अब हम इन पे वर्क करेंगे। इन कब आए थे, इनका मेजर मेजर फंक्शंस क्या है, वो सब, ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट सेशन उस पर ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, उम्मीद करते हैं यू लाइक द सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, और अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लो। टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़ जाओ, और साथ ही साथ रेफरल कोड PT NET यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप नंबर को भी यूज कर सकते हो, तो वी कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे। आई होप सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। टेक केयर, गुड नाइट।